स्टोरी टोकरी आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत सारे शोज जैसे गोनू झा, ट्विस्टेड टेल्स, लॉस्ट एनिमल्स और भी बहुत सारे शोज। और ये सब आप सुन सकते हैं storytokri.com पर या फिर Amazon म्यूजिक, Spotify, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट एंड मैनी मोर प्लेटफॉर्म्स। तो इंतजार किसका है, जाइए और सुनिए। आप सुन रहे हैं स्टोरी टोकरी। ये कहानी है एक 8 साल के बच्चे की। नाम था अब्दुल। रहता था वो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में। गांव छोटा था, बच्चा भी छोटा था, लेकिन सवाल बड़े बड़े सोचता था। ये सूरज दिन भर में इतने रंग क्यों बदलता है? ये शाम को सच में समुद्र में डूब जाता है? बारिश क्यों होती है? ये पक्षी उड़ते कैसे हैं? अगर मेरे पंख होते तो मैं भी उड़ता क्या? और जाने कितने ही सवाल जिनके जवाब वो ढूंढता रहता था। अब्दुल के पिता के पास एक छोटी सी नाव थी जो लोगों को रामेश्वरम से धनुषकोडी नाम के तीर्थ तक ले जाती थी। उसके 5 भाई बहन थे और अब्दुल सबसे छोटा। वो छुट्टी वाले दिन अपने पिता के साथ नारियल के पेड़ों के बाग में जाता। नारियल के इतने ऊंचे पेड़ पर नारियल तोड़ने वाले को चढ़ते देखता तो सोचता कि वो भी बड़ा होकर यही काम करेगा, क्योंकि नारियल के पेड़ से ऊंचा तो कुछ भी नहीं होता। उसे कहाँ पता था कि उससे ऊपर, बहुत ऊपर तक उसे जाना है या फिर कुछ पहुंचाना है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे सैंक्शंस यानी पाबंदियां लगा दी और खाने पीने के सामान की कमी होने लगी। बाजार में सामान महंगा हो गया। अब्दुल के इतने बड़े परिवार को भी इस मुश्किल से गुजरना पड़ रहा था। तब अब्दुल ने इमली के बीज इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन उनकी डिमांड एकदम से बढ़ गई थी। वो एक दुकान पर खूब सारे बीज लेकर जाता और दुकानदार उसे 1 आना देता। 1 आना था 4 पैसे के बराबर। वो आना लेकर अपनी अम्मा को दे देता और ऐसे कई दिन तक स्कूल से वापस आते हुए बीज दुकान में देने लगा। उसे बहुत खुशी थी इस बात की कि वो अपने परिवार की थोड़ी सी मदद कर रहा था। लेकिन असली काम उसे तब मिला जब रामेश्वरम तक अखबार लाने वाली ट्रेन ने स्टेशन पर रुकना छोड़ दिया। रामेश्वरम में एक ही न्यूज़पेपर एजेंसी थी जो पूरे रामेश्वरम में अखबार बांटती थी। एजेंसी चलाने वाले ने अब्दुल को एक काम दिया। ट्रेन रुकती नहीं थी। उसमें से एक आदमी अखबार की गठरी को चलती ट्रेन से स्टेशन पर फेंक देता और अब्दुल उस भारी भरकम गठरी को एजेंसी वाले तक पहुंचाता। सुबह सुबह जब अब्दुल प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करता तब भी उसके मन में सवाल ही चलते रहते थे। ये इंजन काम कैसे करता है? इतनी बड़ी ट्रेन को चलाने के लिए कितनी कॉम्प्लेक्स मशीन की जरूरत पड़ती होगी ना। रात को खुले आसमान में लेटे हुए वो चांद तारों को देखता रहता। उसके मन में आता कि वो उड़कर उनके बीच चला जाए और उन्हें समझे। उसे कहाँ पता था कि वो एक दिन उन तक पहुंचने के लिए ही कुछ बना डालेगा। अब्दुल की मैथ्स बहुत अच्छी थी और उसके गांव के टीचर्स ने उसे बहुत मोटिवेट किया। वो आगे पढ़ने के लिए 15 साल की उम्र में शहर चला गया। अपनी मेहनत से, लगन से MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल साइंस से ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद उसे 2 जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिले, एक इंडियन एयरफोर्स में और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। उसका मन पूरी तरह से एयरफोर्स पायलट बनने का था, क्योंकि उसका सपना था आसमान में उड़ने का।
लेकिन उसे वो जॉब नहीं मिली। वैकेंसीज थी 8 और उसका रैंक था 9th। वो बहुत डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि जब आप किसी सपने को इतना दिल से चाहते हैं और वो पूरा नहीं होता तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन उसने खुद को हौसला दिया और ये समझाया कि हार तब होती है जब हम हार मान लेते हैं, और अब्दुल ने हार नहीं मानी थी। अगर वो जॉब नहीं मिली तो इसका मतलब था कि कुछ और उससे अच्छा और उससे बड़ा उसका इंतजार कर रहा है, और यही हुआ। उसे वो दूसरी जॉब मिल गई और वहां से शुरू हुआ अब्दुल का डॉक्टर अब्दुल कलाम बनने का सफर। लेकिन क्या वो कभी आसमान को छूने का, तारों को समझने का सपना पूरा कर पाएगा? अब्दुल ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ज्वाइन की एज रॉकेट इंजीनियर। इसरो जब स्टार्ट हुई थी तब बहुत छोटी थी, एक छोटे से गांव थुम्बा में शुरू हुई थी। वो इतने छोटे स्केल पर स्टार्ट हुई थी कि एक दिन अब्दुल वर्कशॉप से रॉकेट असेंबल करने का एक बड़ा सा पार्ट अपनी साइकिल पर लेकर गए थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई का सपना था कि इंडिया अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी SLV बनाए। SLV वो रॉकेट जो सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट तक पहुंचाता है। डॉक्टर साराभाई ने प्रोजेक्ट की 4th स्टेज यानी कि फाइनल स्टेज का प्रोजेक्ट हेड बनाया अब्दुल कलाम को। उन्होंने दिन रात अपनी टीम के साथ बिना खाने और सोने का ध्यान रखते हुए काम करना शुरू कर दिया। SLV-3 के नाम से लॉन्च होने वाले इस रॉकेट का काम चल ही रहा था कि डॉक्टर विक्रम साराभाई चल बसे। लेकिन काम नहीं रुका। अब कलाम के कंधों पर जिम्मेदारी थी, और अब वो समय आ गया था जब इंडिया पहला SLV लॉन्च करने वाला था। श्रीहरिकोटा में लोगों की भीड़ जुट गई वो ऐतिहासिक घटना देखने के लिए। अब्दुल कलाम की पूरी टीम ने दिल थाम लिया जैसे ही काउंटडाउन स्टार्ट हुआ। लेकिन काउंटडाउन जब 8 पर पहुंचा तो कंप्यूटर ने एक एरर शो किया। चेक करने के बाद वहां मौजूद सभी टीम मेंबर्स ने उसे माइनर ग्लिच बताकर लॉन्च करने का डिसीजन लिया। SLV-3 रोहिणी लॉन्च हुआ, और जब वो आसमान छू गया तो सबने जोर से चिल्लाकर खुशी का इजहार किया। लेकिन ये क्या, रॉकेट कुछ ही देर के बाद बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर गया। वो एक बहुत बड़ा झटका था। इतने सालों की दिन रात की मेहनत एक पल में डूब गई। इस फेलियर से उबरना बड़ा मुश्किल था, लेकिन कलाम उभरे। उन्होंने फिर से अपनी टीम के साथ काम शुरू किया, और इस बार भारत का इंतजार खत्म हुआ और मिशन सक्सेसफुल हुआ। कलाम हमेशा कहते आए कि सक्सेस में लीडर को क्रेडिट टीम को देना चाहिए और फेलियर में रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी चाहिए। वो होता है असली लीडर, और कलाम वही लीडर थे। 18 साल इसरो में काम करने के बाद कलाम ने इंडियन डिफेंस के लिए रॉकेट्स और मिसाइल्स बनाने का चैलेंज एक्सेप्ट किया। इन कलाम्स वर्ड्स, वेपन्स कैन नॉट बाय पीस बट दे कैन हेल्प अस टू नॉट रिपीट हिस्ट्री। इंडिया को जरूरत थी अपने लिए मॉडर्न वेपन्स बनाने की। प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हुए एंड इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड त्रिशूल एंड पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल के लॉन्च के बाद वेस्ट कंट्रीज सचेत हो गए, क्योंकि उनके हिसाब से इंडिया का अपना डिफेंस वेपन्स बनाना एक खतरा था। अब बारी थी अग्नि मिसाइल की। इनिशियली 2 बार उसका लॉन्च कैंसिल करना पड़ा ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस, एंड एज हैबिचुअल मीडिया मेड फन ऑफ देम फॉर दीज डिलेज। लेकिन कलाम को ऐसे डिस्ट्रैक्शंस उनकी मंजिल से दूर नहीं कर सकते थे। अग्नि वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इन 1989। अग्नि वो मिसाइल थी जिसकी रेंज 1500 से 3000 किलोमीटर थी, एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ कैरिंग अ न्यूक्लियर अटैक। 1990 में कलाम को अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए पद्म विभूषण अवार्ड मिला। कलाम ने अपना काम कंटिन्यू रखा। 1998 में कलाम को भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पर काम शुरू हो चुका था। एक दिन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें कलाम साइंटिफिक एडवाइजर थे। अटल जी ने पूछा कि भारत को न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने में कितना टाइम लगेगा। एंड कलाम सेड T30 मीन्स 30 days फ्रॉम डेट ऑफ टेक ऑफ। और फिर शुरू हुआ टॉप सीक्रेट ऑपरेशन शक्ति। टॉप सीक्रेट इसलिए कि यूएस की नजर थी कि इंडिया न्यूक्लियर कंट्री ना बन पाए। इतना भारी भरकम काम, वो भी टॉप सीक्रेसी के साथ, आसान नहीं था। टेस्ट के लिए साइट शॉर्टलिस्ट हुई पोखरन, जो कि जैसलमेर से 106 किलोमीटर दूर था, और सिर्फ सूखा रेगिस्तान, दूर दूर तक रेत के सिवाय कुछ भी नहीं। पोखरन बार बार जाना पड़ता था टीम को प्रिपरेशंस चेक करने के लिए, लेकिन बिना किसी की नजर में आए, इसलिए वो आर्मी यूनिफॉर्म में जाते थे। कलाम को नाम दिया गया था कर्नल पृथ्वीराज चौहान, शायद पृथ्वी मिसाइल की अचीवमेंट के लिए। यूएस के स्पाई सैटेलाइट से बचने के लिए काम होता था सैंड स्ट्रक्चर्स के नीचे छुपा के, ताकि ऊपर से ऐसा ही लगे कि रेत है और रेगिस्तान है। सोच सकते हैं कितना चैलेंजिंग रहा होगा ये काम, और वक्त इतना कम। टेस्ट की डेट फाइनलाइज हुई 11 मई 1998। आर्मी ने गहरे गड्ढों में, डीप पिट्स में न्यूक्लियर डिवाइस इम्प्लांट किए। कलाम ने पीएम को फोन करके कहा, वी आर रेडी टू गो। पीएम ने मंजूरी दी, और फिर वो धमाका हुआ जिसने दुनिया के हर देश को हिला कर रख दिया, सबसे ज्यादा यूएस को, क्योंकि उसके लिए ये मानना कि इंडिया ने इतना बड़ा मिशन बिना उसकी खबर पड़े सक्सेसफुली कंडक्ट किया बड़ा शर्मनाक था। लेकिन भारत ने अपना लोहा मनवाया, और उसमें बड़ा हाथ था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। 2002 में कलाम को इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया। ऐसे विजनरी का इंडिया का प्रेसिडेंट होना हम सब के लिए बड़े ही गर्व की बात थी। कलाम सिर्फ एक अच्छे साइंटिस्ट ही नहीं थे, एक बेहतरीन टीचर भी थे। उन्हें जितनी खुशी स्टूडेंट्स के बीच जाकर उनसे बातें करके उनके सवालों के जवाब देकर मिलती थी, उतनी किसी और काम से नहीं मिलती थी। और पता है, जब वो प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने अपना वो सपना पूरा किया जो उन्होंने 10 साल की उम्र में देखा था। यस, ही फ्लू अ प्लेन सुखोई आफ्टर रिसीविंग प्रॉपर ट्रेनिंग। कहते हैं ना, सपने पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती, बस जज्बा होना चाहिए। कलाम ने ना सिर्फ अपने सपने पूरे किए, उन्होंने देश का सपना पूरा किया। हर नौजवान, हर बच्चे के सपने को पंख दिए। He rightly said, if you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. और हाँ, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। ऐसे थे हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, आई विल वेट फॉर इट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ शेयर विद एज मैनी पीपल एज यू कैन, राइट? शेयर ऑन फेसबुक, शेयर ऑन व्हाट्सएप, ऐसे ही बातें करते करते भी शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने का आपको बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि हम जैसे ही कोई एपिसोड अपलोड करते हैं आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाती है। सो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप लिसनिंग टू स्टोरी टोकरी। अरे बहुत सुना बीरबल तेनाली, अब आई गोनू झा की बारी। ये एक बिहारी सब पे भारी। गोनू झा के गुदगुदाने वाले किस्से सुनिएगा तो कहाँ जाइएगा? अरे स्टोरी टोकरी पर आइएगा। स्टोरी टोकरी। विजिट storytokri.com।